नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। ये जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उमर अब्दुल्ला का वीडियो है। ये वीडियो जम्मू और कश्मीर के चुने गए मुख्यमंत्री का वीडियो है। कभी आप कल्पना कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के साथ पुलिस ये व्यवहार करेगी या बिहार में नीतीश कुमार के साथ ये व्यवहार कर सकती है पुलिस? और छोड़िए सत्ता पक्ष को, छोड़ दीजिए विपक्ष की बात कीजिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ममता बनर्जी के साथ बंगाल की पुलिस ये हरकत कर सकती है? धक्का देने का, पकड़ने का, उनको रोकने की कोशिश करने का। पुलिस जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए लगती है वो यहां पर उमर अब्दुल्ला को हर तरह से रोकने की कोशिश कर रही है, हैकल करने की कोशिश कर रही है। और यह वीडियो कहीं आसमान से नहीं आया, उमर अब्दुल्ला ने खुद अपने ट्विटर पर लगाया था। यह वीडियो खुद उन्होंने अपने ट्विटर पर शाया किया था और यह वीडियो देखकर हर हिंदुस्तानी की आंख शर्म से झुक जानी चाहिए। मामला क्या था उस पर मैं आऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या एक मुख्यमंत्री के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाना उचित है? चलिए थोड़ा एक और खबर देख लेते हैं। मनोज सिन्हा साहब जो उपराज्यपाल हैं जम्मू और कश्मीर के, उनका एक बयान कल परसों में आया। उस बयान में उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ पहलगाम में उसके लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूं, वो सुरक्षा की बड़ी चूक थी। आप सोचिए, घटना के महीनों बाद यह बयान आता है और घटना के बाद लगातार आईटी सेल यह फैलाने की कोशिश करता है कि उसके लिए उमर अब्दुल्ला जिम्मेदार हैं। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद आपके समझ में आ गया होगा कि वहां पर मुख्यमंत्री जरूर हैं उमर अब्दुल्ला, लेकिन पुलिस तक उनके हाथ में नहीं है। ममता बनर्जी के खिलाफ या भजन लाल के खिलाफ या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पुलिस इसलिए कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि पुलिस उनके ऑर्डर से काम करती है, पुलिस उनके अंडर में है। इसीलिए बना दिया गया था अच्छे खासे राज्य को केंद्र शासित प्रदेश। आपको केजरीवाल याद होंगे जो हर मुद्दे पर कहते थे कि पुलिस मेरे पास नहीं है। यही स्थिति उमर अब्दुल्ला की बना दी गई है कि पुलिस उनके पास नहीं है। तो जिसके पास ना पुलिस है, ना सेना है, ना सुरक्षा बल है, ना कुछ और है, वो आतंकवाद की घटना को कैसे रोक सकता था? आतंकवाद की घटना को तो गृह मंत्रालय रोक सकता था या उपराज्यपाल महोदय रोक सकते थे, जिनके पास सेना है, बीएसएफ है, जिनके पास पुलिस है, जिनके पास सुरक्षा व्यवस्था की सारी जिम्मेदारी है। तो जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा को लेकर जो कुछ होता है, अच्छा या बुरा, दोनों के लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वो केंद्र सरकार है। और केंद्र सरकार द्वारा जिनको वहां उपराज्यपाल बनाकर भेजा गया है वो मनोज सिन्हा जी हैं। ये जो घटना हुई है 13 जुलाई को, एक इंपॉर्टेंट दिन है कश्मीर के इतिहास का, जिसको कहते हैं शहीद दिवस। बहुत लंबी कहानी है, उस कहानी में मैं नहीं जाऊंगा। अगर आप लोगों ने मेरी कश्मीर पर लिखी कोई भी किताब पढ़ी होगी, कश्मीर नामा या कश्मीर और कश्मीरी पंडित, तो आप इस घटना के बारे में बहुत डिटेल में जान सकते हैं। कुल मिला जुलाकर राज्य में जो बहुसंख्यक थे मुस्लिम, नौकरियों के और बाकी सारे मुद्दों पर लगातार संघर्ष कर रहे थे, अपने लिए नौकरियों में रिजर्वेशन मांग रहे थे क्योंकि नौकरियां नहीं मिल रही थी। शेख अब्दुल्ला भी उन लोगों में शामिल थे और भी कई इंपॉर्टेंट लोग शामिल थे। और इस आंदोलन के दौरान ही गोलीबारी हुई थी जिसमें कई लोग, 20 के आसपास लोग मारे गए थे। और जब वो लोग मारे गए थे, उनकी कब्रें जहां पर बनी हुई हैं उनको शहीदों की कब्र कहा जाता है, क्योंकि उस आंदोलन में मारे गए थे, जिसके बाद मुसलमानों को वहां पर, जो वहां के बहुसंख्यक हैं, उनको वहां पर रिजर्वेशन नौकरियों में, ग्लांसी कमीशन बना था और उनको नौकरियों वगैरह में रिजर्वेशन मिला था। अब बहुत सारे आरोप है कि ये जो दंगे हुए थे उसमें कश्मीरी पंडितों का भी नुकसान हुआ था। मैं उन आरोपों को पूरी तरह से झुठला नहीं रहा हूं, लेकिन उसमें बहुत सारे आरोप बाद में गलत भी पाए गए। अब आप उसको शहीद दिवस माने ना माने, यह आपके ऊपर है। लेकिन कश्मीर में खासतौर पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है और बाकी सारे लोग हैं, ये उसको शहीद दिवस मानते हैं और उस दिन वहां पर जाकर फातिहा पढ़ते हैं। चलिए आप मत मानिए, लेकिन फातिहा पढ़ लेने से आखिर देश में कौन सा बवाल हो जाता? लोकल खबर बनती, उससे ज्यादा खबर भी नहीं बनती। आखिर जब सारे मंत्रियों के और विधायकों के दरवाजों पर ताले लगा दिए गए थे, 13 जुलाई को पूरी तरह से समझिए कर्फ्यू जैसी स्थिति बना दी गई थी, किसी को घर से नहीं निकलने दिया गया था, तो कोई नेशनल न्यूज नहीं बनी थी क्योंकि गोदी मीडिया इस पर बात ही नहीं करता। तो अगर वो फातिहा पढ़ के आ जाते तो भी कोई बड़ी न्यूज नहीं बनती। 14 जुलाई को ये लोग गए थे
फातिहा पढ़ने के लिए जब इनको रोका गया तो दीवारें पार की गई, कोई स्कूटी से पहुंचा, कोई कैसे पहुंचा, और ये वहीं तक थोड़े हैं। यूपी याद कीजिए, वहां पर भी अखिलेश यादव जी को दीवार फांदनी पड़ी थी जाकर पुष्प समर्पित करने के लिए लोहिया जी के जन्मदिन पे। शायद वो तस्वीरें वायरल हुई थी, आप सब लोगों ने देखा होगा। तो क्या जिनका आप सम्मान करते हैं उनको फूल भी नहीं चढ़ा सकते, उनको फातिहा भी नहीं पढ़ा सकते? इस दिन हमेशा से कश्मीर के अंदर छुट्टी हुआ करती थी, सार्वजनिक अवकाश हुआ करता था। 2019 में जब वहां 370 हटाया गया और बाकी सब हुआ तो वो अवकाश भी बंद कर दिया गया, और अब वहां पर फातिहा पढ़ना मुख्यमंत्री तक के लिए अपराध बना दिया गया। आप बताइए, इसका कोई मतलब है? उमर अब्दुल्ला ने बाकायदा एक्स पे लिखा है कि सरकार ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की, मुझे नौहट्टा चौक से पैदल चलने के लिए मजबूर किया, नक्शबंद साहब दरगाह के गेट को बंद कर दिया गया, मुझे दीवार फांदने के लिए मजबूर किया गया, मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं आज रुकने वाला नहीं था, मेरे साथ हाथापाई की गई, मुझे रोकने की कोशिश की गई, लेकिन मैं रुका नहीं, मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा था। यकीनन इन कानून के रक्षकों को यह बताने की जरूरत है कि किस कानून के तहत हमें फातिहा पढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। हमें कल यहां आके फातिहा पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। अगर रुकावट थी तो कल के लिए थी, कहने के लिए तो ये कहते हैं ये आजाद मुल्क है, लेकिन बीच बीच में ये लोग समझते हैं हम उनके गुलाम हैं। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हम अगर गुलाम हैं तो यहां के लोगों के गुलाम हैं। हम अगर खादिम हैं तो यहां के लोगों के खादिम हैं। ये लोग वर्दी पहन के कानून का इस तरह तहस नहस करें, ये बात मेरी समझ में नहीं आता, लेकिन हमने इनकी कोशिशों को नाकामयाब किया। इन्होंने हमें पकड़ने की कोशिश की, हमारे झंडे को फाड़ने की कोशिश की, लेकिन इनकी तमाम कोशिशें आज नाकामयाब रहीं। हम आए, हमने फातिहा पढ़ा। इन लोगों को शायद गलतफहमी है कि यहां सिर्फ 13 जुलाई को ही ये कब्रें हैं। ये भूल जाते हैं कि ये कब्रें हमारी शहीदों के ये साल के तमाम दिन यहां पे हैं। चलिए 13 जुलाई ना सही, 12 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कब तक रोकेंगे? हमारी जब मर्जी होगी हम यहां आएंगे और इन शहीदों को हम याद करेंगे। यही सवाल मैं पूछ रहा हूं। आप किसी को पसंद कर सकते हैं, किसी को नापसंद कर सकते हैं। आखिर सोचिए, नाथूराम गोडसे जिसने महात्मा गांधी की हत्या की थी, उसका भी जन्मदिन और शहीद दिन मनाया जाता है, उसको शहीद कह दिया जाता है। जिसको हमारे कानून ने फांसी दी थी, फांसी पर लटकाया था, उसको भी शहीद मानने वालों की कोई कमी नहीं है। उसका कहीं मंदिर बन जाता है, कहीं उसकी पूजा की जाती है, कहीं महात्मा गांधी के पुतले पर गोली चलाकर 30 जनवरी का दिन मनाया जाता है। यह सब इसी देश में तो होता है कि हम सब गांधी जी का जन्मदिन मना रहे होते हैं या उनका शहादत का दिन मना रहे होते हैं, और उस दिन ट्रेन चलाया जाता है नाथूराम गोडसे के नाम का। यह भी नहीं सोचा जाता है कि नाथूराम गोडसे को कोई अंग्रेजों ने फांसी पर नहीं चढ़ाया था। आजाद हिंदुस्तान में उसको फांसी पर चढ़ाया गया था, हमारे ही जजों ने, हमारे ही कानून ने। लेकिन गोडसे की भक्ति करने वाले लोग हैं। तो अगर गोडसे की भक्ति हो सकती है, कुछ लोगों को गोडसे प्रिय हो सकते हैं, तो फिर शहीद दिवस पर जो 22 लोग मारे गए थे, उनको कोई साल में एक बार फूल क्यों नहीं चढ़ा सकता है? उनकी मजार पर कोई फातिहा क्यों नहीं पढ़ सकता है? क्यों कश्मीर के साथ इस तरह का व्यवहार होता है? मैंने बार बार यह सवाल पूछा और फिर से पूछ रहा हूं कि मान लीजिए कोई ऐसी घटना बंगाल में होती, ममता बनर्जी जाती चढ़ाने के लिए फूल, तो क्या उनको पुलिस रोक सकती थी? क्या ऐसी घटना राजस्थान में होती, भजन लाल जी जाते चढ़ाने फूल, तो कोई रोक सकता था? बहुत सारे लोग हैं, विनायक दामोदर सावरकर, एक हिस्सा उनको क्रांतिकारी मानता है, दूसरा हिस्सा मानता है कि उन्होंने 6 बार माफी मांगी थी तो यह गद्दारी है। अरे यही तो लोकतंत्र है कि जो उनको वीर मानता है वो वीरता की किताबें लिखता है, उनको फूल चढ़ाता है। कंगना रानावत जाकर जिस कारागार में वो रहे थे उस कारागार में तस्वीर खिंचाती हैं, और दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जिनमें राहुल गांधी भी शामिल हैं, जो उनके ऊपर सवाल उठाते हैं। यही लोकतंत्र है। सवाल उठाने का भी आपको हक है और श्रद्धा करने का भी आपको हक है। कांग्रेस की सरकार रही इतने लंबे समय तक, उसने सावरकर की मूर्ति पर फूल चढ़ाने से किसी को रोका तो नहीं। गांधी के बारे में, नेहरू के बारे में क्या क्या कहा है सावरकर ने, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में क्या क्या कहा है, लेकिन कभी किसी ने सावरकर की पूजा करने से, सावरकर को फूल चढ़ाने से किसी को रोका नहीं।
गोडसे के यहां फूल चढ़ाने से भी नहीं रोका जाता है। रोका क्या, आप तो खैर बहुत सारे प्रोत्साहन देते हैं। पिछली बार प्रज्ञा जी सांसद थी, उन्होंने गोडसे की तारीफ की थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा था मैं दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा, क्या किया क्या नहीं किया ये हम नहीं जानते। हाँ, इतना जरूर हुआ कि इस बार उनको टिकट नहीं मिला और अब वो सांसद नहीं है। खैर, ये सब बातें करने का वक्त नहीं है। वक्त इस बात का है कि कश्मीर में एक मुख्यमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार कैसे हो सकता है। क्या आपको यह व्यवहार उचित लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीडियोस, और अगर मुमकिन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारे साथ आना चाहते हैं, ताकत देना चाहते हैं, तो आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, ज्वाइन बटन दबा सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में उसका लिंक भी देख सकते हैं। आपकी ये जरा सी जो मदद होती है, आपका जरा सा जो साथ खड़ा होना होता है, वो हमें बहुत ताकत देता है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।